भोला, ओ भोला। क्या हुआ माँ? तू चिल्ला क्यों रही है? बेटे जल्दी चल, तेरे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। क्या हुआ माँ, पिताजी को? बेटे तेरे पिताजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। मैंने उनसे कहा भी, पर वो है कि मेरी कोई बात नहीं मानते। ठीक है माँ, चलो मैं खेत का बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। भोला राम अपने माता पिता की इकलौती संतान था, लेकिन ना जाने उसके पिता को किस बीमारी ने घेर लिया था, जिससे उसके पिता, जो कि बहुत ही अच्छे किसान थे, महीनों से खाट पर बीमार पड़े हुए थे। शांति और भोला राम भागते हुए अपने घर आते हैं। ब्रजमोहन जोर जोर से खांसता है। पिताजी पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, आपने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे पिताजी? बेटे, मुझे खुद पर लज्जा आने लगी है। कैसी लज्जा पिताजी? महीना भर हो गया खाट पर पड़े पड़े, न जाने ये बीमारी कब सही होगी। मेरा बेटा दिन दिन भर खेतों पर मेहनत करता है। अभी तो तेरी उम्र ही क्या है बेटे, और इतनी कड़ी मेहनत तेरे भाग्य में आ गई। मैं तो तेरे लिए बोझ सा बनता जा रहा हूँ। बस यही सोच सोच कर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और देखना, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और रही बात मेरी, तो ये मेरे लिए अच्छा ही है ना कि मैं जितनी मेहनत अभी करूंगा, मेरा शरीर उस लायक जल्दी ढल जाएगा। और एक पिता अपने बेटे पर कभी बोझ नहीं होता। बेटे की बातें सुन शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है जी। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, पर माँ, आप खाना लेकर आओ पिताजी के लिए, मैं खिलाता हूँ इनको। भोला राम अपने पिता को अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिससे ब्रजमोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ पिताजी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब आप आराम करिए। भोला राम ब्रजमोहन के कमरे से बाहर आता है और फूट फूट के रोने लगता है। भोला, मेरे बच्चे। शांति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को गले से लगाकर खूब रोती है। माँ, भगवान हमसे ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? पिताजी की बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है और नहीं पिताजी ठीक हो पा रहे हैं। भोला बेटे, तू आज ही वैद्य जी के पास जा और उनसे जाकर पूछ, आखिर तेरे पिताजी कब ठीक होंगे और उन्हें बीमारी क्या है। ठीक है माँ, आज ही वैद्य जी के पास जाता हूँ और उनसे पिताजी की बीमारी के बारे में और विस्तार से पूछता हूँ। भोला के पिता का इलाज गांव के ही वैद्य से चल रहा है। भोला राम उन वैद्य के पास जाता है और घर के बाहर से ही वैद्य जी को आवाज लगाता है। वैद्य जी, वैद्य जी। क्या हुआ भोला राम, आज सुबह सुबह? जी, मुझे वैद्य जी से कुछ काम था, क्या आप उन्हें बुला देंगी? अरे अरे भोला राम, वैद्य जी तो अभी अभी जंगल की ओर जड़ी बूटियां लेने निकल गए हैं। तुम थोड़ा और पहले आते तो शायद तुम्हें वो मिल जाते। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे कब तक आएंगे वैद्य जी? बेटे, वैद्य जी तो अब शाम तक ही आ पाएंगे। अच्छा, चलिए फिर मैं शाम तक आता हूँ। भोला ऐसा कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे वो भाग्यवान, वो भोला गया क्या? हाँ जी, गया वो भोला राम। आप बाहर निकल आइए। इस भोला ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। तो आप उसे मना क्यों नहीं कर देते? अरे कैसे मना कर दूं भाग्यवान, तू नहीं जानती, घर का जो खर्च चल रहा है वो उसी भोलू राम की मेहरबानी से, वरना आज हम रोड पर आ जाते, समझी? अजी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? यही कि आखिर भोला राम के पिता को हुआ क्या है? अरे अजीब है आप भी, आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप हंस रहे हैं। अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं भाग्यवान। पर क्यों? दरअसल ब्रजमोहन को कोई बीमारी है ही नहीं। वैद्य जी की बातें सुन वैद्य की पत्नी हक्की बक्की रह जाती है और कहती है,
ये आप क्या कह रहे हैं जी? ब्रजमोहन को कोई बीमारी नहीं है? मतलब अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो आप उसका इलाज क्यों करते हैं और वो खाट पर क्यों है? अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ना, मैं कुछ समय से कितना परेशान चल रहा था। गांव से बाहर जो वो बड़े बैद जी हैं ना, लोग उनसे इलाज कराने जाने लगे। मेरा तो काम ही ठप होने लगा। इसलिए मैंने भोला राम के बाप को चुना और उसे बकरा बनाया, ताकि उसकी बीमारी का बहाना बना बनाकर उससे कुछ कमा सकूं। पर उसकी बीमारी? मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां लोगों की बीमारी को ठीक करने वाली है। तो ये भी याद रखो भाग्यवान कि मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं जो लोगों को बीमार कर दे। अच्छा, तो मतलब ये कि आपने पहले ब्रजमोहन को बीमार किया, फिर उसे ठीक करने का बहाना करते रहे। नहीं भाग्यवान, तुम आधा ही सच कह पा रही हो। मैंने आज तक सिर्फ ब्रजमोहन को ही बीमार किया है, उसे ठीक नहीं। मैं उसे और बीमार होने वाली जड़ी बूटियां देता हूँ, ताकि मैं उससे अपना खर्चा निकाल सकूं। अब बस मेरा आखिरी दाव है, उसके बाद ये भोलू राम मेरे पास कभी नहीं आएगा। मतलब आप क्या करने वाले हैं जी? तुम बस देखती जाओ। शाम होती है। भोला राम फिर से वैद्य जी के पास आता है। बैद जी। अरे भोला, तुम आओ आओ आओ, बैठो। जी बैद जी। तो बताओ, कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? बैद जी, आपने तो कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बेटा, उनका रोग बड़ा गंभीर है, उन्हें समय लगेगा, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये लो कुछ जड़ी बूटियां, और तुम इसे अपने पिताजी को खिला देना। ठीक है बैद जी। भोला राम अपने घर जाता है और अपने पिता को वो दवाइयाँ देकर सो जाता है। सुबह तक उसके पिता की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। बेटा जल्दी आ, बेटे जल्दी आ, देख तो तेरे पिताजी को क्या हो गया। इनका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे पति के साथ? पिताजी क्या हुआ आपको? माँ, मैं अभी बैद जी को लेकर आता हूँ। भोला राम वैद्य जी के पास जाता है और उन्हें अपने घर लेकर आता है। देखिए ना बैद जी, पिताजी का शरीर पूरा टेढ़ा हो गया है और नीला पड़ गया है। वैद्य जी ब्रजमोहन की नब्ज अच्छी तरह देखते हैं और कहते हैं, भोला, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अब तुम्हारे पिताजी की बीमारी मेरे बस की नहीं रही। ऐसा मत कहिए बैद जी, मैं सिर्फ आप ही के भरोसे हूँ। भोला, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। बैद जी, वो जो कोई भी रास्ता हो मुझे मंजूर है, बस आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। तो फिर ठीक है, सुनो। यहाँ से 2 कोस दूर एक पहाड़ी पर बहुत शक्तिशाली और दिव्य जड़ी बूटी लगी है। अगर उसका अर्क तुम्हारे पिताजी को पिलाया जाए तो तुम्हारे पिताजी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। भोला राम जैसे नाम से भोला था, वैसे ही व्यवहार से। क्या सच में? हाँ भोला। तो बैद जी, आप पिताजी को उस जड़ी बूटी का अर्क क्यों नहीं देते? भोला, वो जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं है। वो जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। हर कोई उस जड़ी बूटी को नहीं ला सकता, परंतु मेरा एक परिचित है, वो उस जड़ी बूटी को अवश्य ले आएगा। परंतु क्या बैद जी? वो पहाड़ी यहाँ से बहुत दूर है, जिसका खर्चा भी बहुत आएगा, फिर उसकी मेहनत भी हमको उसको देना पड़ेगा। माँ, हमारे पास कुछ धन है क्या? नहीं बेटे, जब से तेरे पिता की ये हालत हुई है तब से हमारी स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अब ले दे के हमारे पास वो कुछ जमीन ही बची है। भोला राम आंखों से आंसू लिए वैद्य जी से कहता है, बैद जी, हमारे पास धन तो नहीं है, पर आप चिंता मत करिए, मैं कल ही अपने खेतों को सेठ जी को बेच दूंगा और उससे जो धन मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि मेरे पिताजी के लिए वो जड़ी बूटी जल्द से जल्द आ सके। ठीक है, फिर कल तुम मेरे पास आ जाना। भोला राम रात भर सोच विचार करता रहता है। उसे यही सोच सोच कर नींद नहीं आती कि सुबह उसके पिता की एक लौती जमीन भी बिक जाएगी। सुबह होती है। माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं जमीन को सेठ जी को बेच कर आता हूँ। ठीक है बेटे,
भोला राम सेठ के पास जाता है। अरे भोला, तुम आज सुबह सुबह, क्या बात है? कोई काम था क्या भोला? जी सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं अपने खेतों को आपके पास बेचने आया था। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ी भोला, जो तू अपने खेतों को बेचने आ गया? भोला राम फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अरे, ये क्या भोला, तुम रो क्यों रहे हो? सेठ जी, मेरे पिताजी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनका इलाज करवाना है। ठीक है भोला, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। भोला राम अपनी जमीन सेठ जी को बेचकर वैद्य जी के पास जाता है और उन्हें सारा पैसा दे देता है। भोला राम, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पिताजी अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। भोला राम वैद्य जी की बातें सुन बहुत खुश होता है और अपने घर आ जाता है। है क्या बात है, आज तो मैं माला माल हो गया। मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आखिर आ ही गया। वैद्य की पत्नी आती है और खूब सारे पैसे देकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखा भाग्यवान, तेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई ना। इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से? वही भोला बाला भोलू राम देकर गया है। अब तो अपना सारा सामान बांध लो भाग्यवान, अब हमें यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। हम आज रात को ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है जी। रात होती है और दोनों अपना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधकर रातों रात अपने घर से कहीं दूर निकल जाते हैं। बेटा भोला, चल चल कर कुछ खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। मुझे पता है बेटे, तुझे तेरे पिताजी की चिंता है, लेकिन कल तक का और इंतजार कर ले बेटे। कल तो वैद्य जी वो जड़ी बूटी खिला ही देंगे, फिर तेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ माँ। भोला राम रात भर करवट बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जैसे ही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई, भोला राम उठकर बैठ जाता है। लगता है सुबह हो गई, वैद्य जी ने वो जड़ी बूटी मंगवा ली होगी, मुझे जाना चाहिए। अरे अरे भोला बेटा, कहाँ चला? माँ, वो वैद्य जी ने जड़ी बूटी मंगवा ली होगी, मैं जाकर जल्दी से लेकर आता हूँ। अरे मेरा प्यारा भोला सा बेटा, अभी तो देख अंधेरा है, थोड़ा और उजाला हो जाने दे बेटे। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ। कुछ देर और इंतजार करने के बाद भोला वैद्य जी के मकान पहुँचता है, जहाँ पहले से ही ताला लगा हुआ रहता है। ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ये सब गए कहाँ? भोला राम वैद्य जी को बहुत ढूंढता है, पर उसे वैद्य जी कहीं नहीं मिलते। भोला राम कई दिनों तक शांति के साथ वैद्य जी का इंतजार करता है, पर वैद्य जी कहाँ आने वाले थे। बेटा, लगता है वैद्य जी ने हमें बेवकूफ बना दिया और हमारे सारे पैसे लेकर कहीं भाग गया। अब तो घर में खाने का सारा अनाज खत्म होने को आया है। ना जाने भगवान कौन सी परीक्षा हमसे लेना चाह रहे हैं। माँ, तू फिक्र मत कर, तू बस पिताजी की देखभाल कर, मैं कुछ करता हूँ। भोला राम घर से बाहर आ जाता है। अब तो मैं अपने खेतों पर भी नहीं जा सकता, किससे काम मांगूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे भद्री काका सिर पर लकड़ी का गट्ठा लाते दिखाई देते हैं। अरे काका, ये लकड़ियाँ कहाँ ले जा रहे हो? अरे बेटा, ये लकड़ी जंगलों से लाया हूँ, बाजार की तरफ ले जा रहा हूँ। अब मेरा तो एकमात्र यही रोजी रोटी का सहारा है, इसको बेचकर ही मेरे घर का चूल्हा जलता है। अच्छा, ऐसा कह बद्री काका वहाँ से चले जाते हैं। ये काम करता हूँ, मैं भी जंगलों से लकड़ी लाकर बेचता हूँ, कम से कम इससे मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी तो मिलती रहेगी। भोला राम अब रोज लकड़ी लाता और उसे बाजार में बेचकर जो भी मुनाफा होता उससे अपने घर का राशन लाता। भोला राम बहुत मेहनती था। वो दिन भर कड़ी धूप में जंगलों से लकड़ी काटता था और शाम होते ही घर आ जाता था। एक दिन की बात है।
ये क्या, आज तो यहाँ लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। भोला राम उस दिन खाली हाथ ही घर लौट जाता है। माँ, पिताजी ने कुछ खाया? नहीं बेटा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। कभी सोचा नहीं था कि हमारे दिन इतने बुरे भी आएंगे। आज हमें दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसा कह भोला जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके पिता जोर जोर से खांसते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? बेटा, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। हे भगवान, उठा ले मुझे। रहम कर भगवान, रहम कर। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, दोबारा ऐसा मत कहना। आप क्यों खुद को बोझ समझने लगे हैं पिताजी? क्योंकि बेटे, जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं भी आज से सेठ जी के खेतों पर काम करने जाया करूंगी। नहीं माँ, तू यही रहकर पिताजी का ख्याल रख। मैं जंगल के और अंदर जाऊंगा और वहां से लकड़ियां लाऊंगा। नहीं बेटे, जंगल के ज्यादा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। तू जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। माँ, मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। हमारी स्थिति आज जिस मोड़ पर आ गई है, हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है माँ, तुम पिताजी का ख्याल रखना। मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूँ। भोला राम जंगल की ओर लकड़ियां लाने निकल जाता है। आज मुझे इस घने जंगल के अंदर जाना ही होगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां ला सकूं। ऐसा कह भोला राम घने जंगल के और अंदर चला जाता है। वाह, यहाँ तो बहुत लकड़ियां हैं। चलो मैं यहीं से कुछ लकड़ियां तोड़ लेता हूँ। भोला राम जब लकड़ियां तोड़ रहा होता है, तभी एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। अरे, ये क्या? इस घने जंगल में किसके चीखने की आवाज आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कोई है? कृपया हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। भोला राम भागता हुआ जाता है तो देखता है एक सुंदर लड़की कुएं में झांक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ और तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो मेरे पिताजी को बहुत पसीना आने लगा और यहीं गिर गए हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। कृपया मेरी सहायता करो, वरना वो मर जाएंगे। भोला राम भागते हुए जंगल में पानी की खोज में निकल पड़ता है और उसे जंगल में एक नदी मिलती है। भोला उस नदी से पानी लाता है और बोलता है, एक काम करो, तुम ये लो पानी और थोड़ा सा मुंह पर छींटा मारकर पानी पिला दो अपने पिताजी को। बड़ी मशक्कत के बाद उस लड़की के पिता सही सलामत होते हैं। उनकी जान में जान आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो इनके राज्य की जनता का ना जाने इनके बिना क्या होता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मेरे पिताजी भानपुर के राज्य के राजा हैं और मैं उनकी बेटी। तुमने राजा की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसकी मदद करता। तुम्हारी बातों से लगता है तुम एक बहुत ही साफ दिल इंसान हो। मैं तो यहाँ अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटी लेने आया था, पर तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? जी, मैं लकड़ी लेने आया था। पर ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है महाराज। मुझे तो अपने माता और बीमार पिता की देखभाल करनी है। बीमार पिता? क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? भोला राम सारी बातें विस्तार से बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, और उस दुष्ट को तो सजा मिलनी चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। खैर, मेरी बेटी चिकित्सा का अध्ययन कर रही है और इसे काफी सारी औषधियों की बड़ी अच्छी पहचान है। इस जंगल में बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटियां हैं। बेटी, इसने हमारी मदद की है, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसकी मदद करें। वो सब तो ठीक है, पर महाराज मेरे पास इस जड़ी बूटी के बदले देने के लिए कुछ और नहीं है। भोला, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो ये जड़ी बूटी,
और अपने पिताजी को खिला देना। और हाँ, ये लो मलहम, तुम्हारे पिताजी को लेटे लेटे घाव हो गए होंगे, उन्हें ये मलहम भी लगा देना, वो 2 दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। भोला राम वो जड़ी बूटी लेकर अपने घर आ रहा होता है कि तभी उसे एक शेर घायल अवस्था में मिलता है। ये क्या शेर? पर इसे हुआ क्या है? ये ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? भोला राम शेर के और पास जाता है तो देखता है शेर के पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण उसके पैर से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये शेर तो घायल हो गया है। एक काम करता हूँ, राजकुमारी ने जो मलहम दिया था, इस शेर को भी थोड़ा मलहम लगा देता हूँ। पर अगर उसने मुझे खा लिया तो? नहीं, बेचारा घायल पड़ा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। भोला शेर के पास जाता है। शेर को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिससे वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, लेकिन भोला को मलहम लगाते देख रहा था। मलहम तो मैंने लगा दिया, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। भोला अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी माता पिता को बताता है। बेटा, वो जरूर कोई भगवान के भेजे गए दूत होंगे, अब बस तेरे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएं। भोला राम वो जड़ी बूटी अपने पिता को खिला देता है, जिससे उसका असर शाम तक ही दिखने लगता है। शांति, ओ शांति, अरे कहाँ चली गई? ब्रजमोहन शांति को आवाज लगाता हुआ बाहर आ जाता है, जिसे देख शांति की आंखें फटी रह जाती हैं। हाय राम, आप यहाँ तक स्वयं से आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं खुद से ही यहाँ तक आ गया। भोला बेटा भोला, देख तेरे पिताजी अब खुद से चल सकते हैं। भोला भागता हुआ आता है। पिताजी, आप चल पा रहे हैं? ये तो बड़ी कारगर औषधि निकली, है ना माँ? हाँ बेटे। भोला दूसरे दिन फिर से अपने पिता को वो औषधि देता है, जिससे उसके पिता एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। शांति भोला, अरे देखो, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, मेरा शरीर अब स्वस्थ हो गया, मैं फिर से अच्छे से चल पा रहा हूँ। हाँ जी, आप अब ठीक हैं। भोला, तू आज ही राजा जी के राज्य जा और उनका धन्यवाद देकर आ। आज तेरे पिताजी उनकी वजह से ही ठीक हो पाए हैं। ठीक है माँ, मैं आज ही भानपुर के लिए निकल जाऊंगा। भोला राजकुमारी का धन्यवाद करने उनके राज्य पहुंच जाता है। रुको, कौन हो तुम और कहाँ आगे बढ़े चले जा रहे हो? भैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे राजकुमारी जी से मिलना है। अरे, राजकुमारी से ऐसे कैसे मिलना है, हैं? राजा बालकनी से सब देख रहे होते हैं। सैनिकों, उसे अंदर आने दो। जी महाराज। कैसे हो भोला? और बताओ, कैसे आना हुआ? तुम्हारे पिताजी ठीक तो है ना? जी महाराज, मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। माँ ने कहा है भानपुर जाओ और राजकुमारी जी का धन्यवाद करो, इसलिए मैं आया। अच्छा, आओ। आज राजकुमारी तो बहुत व्यस्त है भोला। आज मेरी बेटी को उसका राजकुमार मिलने वाला है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लो। कैसी प्रतिस्पर्धा महाराज? जो भी मेरी बेटी की शर्त को पूरा करेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा और इस राज्य का राजा भी उसे ही बना दूंगा। पर राजकुमारी की शर्त क्या है महाराज? वो तो राजकुमारी ही बताएंगी। उसके लिए तुम्हें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं भी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लूंगा। शाम को सभा लगती है और दूर दूर से अनेकों लोग राजकुमारी की चाहत लेकर आते हैं। राजकुमारी, अब बताइए भी कि आखिर आपकी शर्त क्या है? जी राजकुमारी जी, हमारी जिज्ञासा को और मत बढ़ाइए। तो सुनिए, मेरी शर्त है कि जो कोई भी उस पिंजरे में बंद शेर को अपने वश में कर लेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। राजकुमारी की बात सुन सारे वहां से भाग खड़े होते हैं। केवल भोला और राजू नाम का आदमी बचता है। भोला, तुम? राजकुमारी, मैं तो आपका धन्यवाद देने आया था, लेकिन महाराज ने मुझे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने को कहा, तो मैंने हाँ कर दी। अच्छा, नहीं भोला, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। नहीं राजकुमारी, मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगा।
राजकुमारी और राजा दोनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन भोला उस पिंजरे में पड़े शेर के पास चला जाता है। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर बाद में शेर भोला के पास आकर सर झुकाकर भोला के आगे बैठ जाता है। ये सब देखकर सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भोला भी शेर को अपने हाथों से सहला देता है। अरे, ये तो वही घायल शेर है। ये तो उस मलहम से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वाह, क्या बात है! अब तो भोला ही मेरा जमाई बनेगा। राजा जी भोला की शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं और अपने राज्य का राजा भी उसे बना देते हैं। भोला अपने माता पिता को भी अपने पास ले आता है। एक दिन की बात है। महाराज, महाराज मुझे न्याय चाहिए। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? मेरी सारी बकरी गांव के एक आदमी ने चुरा ली और जब पकड़ा गया तो वो झूठ बोल रहा है। सैनिकों, जाओ और जाकर उसे मेरे सामने पकड़ कर लाओ। जी महाराज। सैनिक उस आदमी को भोला राम के पास पकड़ कर ले आता है, लेकिन वो वही वैद्य होता है जो भोला के पैसे लेकर भाग गया था। भोला, तू यहाँ का राजा कब बना? खैर, तू तो मुझे जानता है ना। इस आदमी को तू सजा दे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। वैद्य, कुछ तो शर्म करो। भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती? कुछ समय पहले भी तुमने मुझे मूर्ख बनाया था। अब बहुत हुआ। सैनिकों, डाल दो इसे कारागार में। अरे नहीं नहीं भोला, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दे भोला, मुझे माफ कर दे। भोला वैद्य को कारागृह में डाल देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।